हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ई टारगेट क्लासेस पे। मैं व्यास नारायण साहू आपके लिए फिर से एक बार वीडियो लेके आए हूँ दोस्तों। तो आज हमारा ये वीडियो प्रैक्टिस टेस्ट 10 है, जो कि रसायन विज्ञान का है। तो आज हम इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ही देखेंगे दोस्तों, और इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आज कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे कि कौन से क्वेश्चन में कौन से कॉन्सेप्ट का यूज़ हो रहा है और कैसे हो रहा है, ताकि हम जो भी क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में उसके बेस पे हम उस चीज़ को क्लियर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हमारे जो वीडियो है, जो हमारे चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हम जितना भी वीडियो बनाए वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्रायोलाइट अयस्क है। तो क्रायोलाइट किसका अयस्क है? क्रायोलाइट होता है एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का और भी अयस्क होता है, जैसे फेल्सपार होता है, कोरंडम होता है और क्रायोलाइट। ये तीनों जो है एल्यूमिनियम का ही अयस्क होता है। तो जैसे क्रायोलाइट का फॉर्मूला देखें तो क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3AlF6। ये होता है क्रायोलाइट का फॉर्मूला। और एल्यूमिनियम के बारे में हम देख लेते हैं। तो जो एल्यूमिनियम है वो बहुपर्पट्टी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो ध्यान में रखिए एल्यूमिनियम क्या चीज़ है। और एल्यूमिनियम जो है इंडिया में जम्मू कश्मीर, कोल्हापुर, रांची, बालाघाट, कटनी, ये सब में विशाल जो क्षेत्र, विशाल मात्रा में ये सब एरिया में पाया जाता है। उड़ीसा में स्थित है नालको। नालको कहाँ है? उड़ीसा में है। तो ये जो है नालको जो है विश्व की सबसे सस्ती एल्यूमिनियम बनाने वाली कंपनी है, ये भी ध्यान में रखिए। तो एल्यूमिनियम से रिलेटेड हम बहुत सारी चीज़ देख लिए। क्रायोलाइट के अलावा कोरंडम, फेल्सपार, ये भी क्या होता है? एल्यूमिनियम का ही अयस्क है। दूसरा चीज़ देख लेते हैं, आयरन। तो आयरन का अयस्क कौन सा है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट। कम से कम ये तीन चीज़ को याद रखिए, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट। टीन में देखा जाए तो टीन का कौन सा होता है? कैसिटेराइट या कैसिटोराइट भी बोला जाता है, कैसिटोराइट। ये टीन का अयस्क होता है, जिसका फॉर्मूला होता है HNO2। तो ध्यान में रखिए ये सब चीज़ को। बोरान जो है, बोरान एक खनिज के रूप, बोरेट खनिज के रूप में पाया जाता है, जिसमें एक जो सुहागा होता है या जिसको बोरेक्स बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा जाना जाता है। तो ध्यान में रखिए बोरान जो है बोरेट खनिज के रूप में ही मैक्सिमम पाया जाता है। टीन का हो गया कैसेराइट, इसका हो गया हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, और क्रायोलाइट जो है किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किसी धातु का पीएच मान बढ़ाने पर संक्षारण क्या होता है? तो एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पीएच वैल्यू जब कम होता है तो संक्षारण जो है क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ध्यान में रखिए, पीएच वैल्यू कम हुआ तो संक्षारण बढ़ेगा, और पीएच वैल्यू बढ़ गया तो संक्षारण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहाँ पर पूछा है पीएच वैल्यू बढ़ाने पर, तो पीएच वैल्यू जैसे हम बढ़ा रहे हैं तो संक्षारण क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्चुअल बेस पे ही क्वेश्चन आता है। एक और पीएच वैल्यू के ऊपर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो पीएच वैल्यू भी क्या होता है? कम हो जाता है। यानी कि पीएच वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? कम हो जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा? पीएच वैल्यू के ऊपर ये टेम्परेचर के ऊपर जो है पीएच वैल्यू क्या होगा? डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का परावैद्युतांक स्थिरांक होता है। तो इसको बस जस्ट आप याद रखिए कि इसका वैल्यू कितना होता है। तो जल का परावैद्युतांक जो मान होता है वो 80 होता है, 80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से संश्लेषित बहुलक है। तो संश्लेषित बहुलक, देखिए बहुलक दो प्रकार के होते हैं, जो पॉलीमर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंथेटिक और एक होता है नेचुरल। ये दो टाइप के होंगे। एक होता है, क्या होता है? एक नेचुरल होता है और एक होता है सिंथेटिक। तो जो नेचुरल होता है उसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, नेचुरल रबर होता है, ये सब नेचुरल में आता है। सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक किसको बोलते हैं? जिसको प्रयोगशाला में बनाया जाता है या जो मानव निर्मित होता है, बहुलक होता है, उसको संश्लेषित बहुलक बोला जाता है। तो सिंथेटिक रबर का जो एग्जाम्पल है वो होता है बेकेलाइट, नायलॉन, टेरिलीन, ये सब क्या होता है? और टेफ्लॉन हो गया, पीवीसी हो गया, ये सब पूरे जो होते हैं संश्लेषित बहुलक होता है। तो इसमें कौन सा हमारा देखा जाए तो टेरिलीन इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो टेरिलीन किसका क्या है? एक संश्लेषित बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, N2 3H2
गिव्स टू NH3 में Kc की इकाई। तो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ कि हमको किसी भी चीज़ का जैसे Kc की इकाई ज्ञात करना है तो वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो Kc बराबर क्या हो जाएगा हमारा, मोल लीटर -1 की पावर डेल्टा n। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Kc का इकाई हो जाएगा। तो हमको अभी यहाँ पर डेल्टा एन का मान फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा एन कैसे निकालते हैं, हमने पहले वीडियो में भी आपको बताया है कि जो उत्पादों का जो मोल होता है माइनस क्रियाकारकों का मोल। तो यहाँ पर उत्पादों का मोल क्या है, 2 है, माइनस क्रियाकारक का मोल 1 + 3 हो जाएगा। तो टोटल क्या इसका आंसर जो हो जाएगा -2 हो जाएगा। मतलब डेल्टा एन बराबर क्या हो गया, -2 हो गया। अब डेल्टा एन बराबर -2 हम रख देते हैं। Kc बराबर क्या दिया है, मोल फिर लीटर की पावर -1 की पावर -2। तो देखिए इसमें अब निकल के क्या आ जाएगा, मोल की पावर -2 और लीटर की पावर 2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा आंसर हमारा मैच खा रहा है। तो मोल की पावर -2 और लीटर की पावर 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इससे इम्पोर्टेंट, इससे बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो पूछा ही जाता है दोस्तों, तो ध्यान में रखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है O2- में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जैसे आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपको उसका ऑक्सीकरण संख्या भी फाइंड आउट हो जाएगी, और वो जो तत्व है या ये जो तत्व है जो या जो धातु है वो प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है, ये भी आप जान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं O2- का। O2- में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। O2-, देखिए ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और है, इसका मतलब टोटल जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 10 हो जाएगा। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 और 2p6 हो जाएगा। अब देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, जो बाह्यतम कोश होता है उसमें देखते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन जो कक्षक है वो पूरा भर रहा है कि नहीं, या उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेयर्ड है कि नहीं। तो देखिए इसमें पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक सबसे बाह्यतम कोश है, तो पी ब्लॉक में कितने जो कक्षक होते हैं, 3 होता है, जिसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो देखिए पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, और पी में यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन ही है, इसका मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। वैसे भरने का तरीका पहले ऐसे होता है। तो इसमें टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएंगे, युग्मित हो जाएंगे। मतलब इसमें एक भी ऐसा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, हमारा 0 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं इससे हम कैसे जानेंगे कि ये पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है। तो देखिए O2-, देखिए इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, डाईमैग्नेटिक हो जाएगा या प्रतिचुंबकी हो जाएगा। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 हो वो प्रतिचुंबकी, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होता है, अनुचुंबकी। तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसमें तो मैंने डायरेक्टली अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा गया है, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या आएगा, क्वेश्चन में आता है कि अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकाल लिए कि उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लिए, तो आपसे ये क्वेश्चन डेफिनेटली बन ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रीय प्रक्रम के लिए सत्य है। तो सबसे पहले जानते हैं चक्रीय प्रक्रम के लिए होता क्या है। चक्रीय प्रक्रम के लिए जो होता है वो चेंज इन एनर्जी जो होता है, डेल्टा ई जो होता है वो 0 होना चाहिए। चेंज इन एनर्जी 0 होना चाहिए। देख लीजिए अब जिसमें डेल्टा ई बराबर 0 हो वही उसका आंसर हो सकता है। जैसे इसमें देखिए नहीं है तो ये नहीं हो सकता, इसमें डेल्टा ई इज़ नॉट वो दिया है, ये भी नहीं हो सकता, और इसमें देखिए इसमें डेल्टा एच जो है, डेल्टा एच, डेल्टा ई और डेल्टा पी तीनों की तीनों 0 है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी भी एक एनर्जी है, वो भी क्या होता है, 0 होता है। तो इनमें जो सभी चीज़ 0 है वो क्या हो जाएगा, एक चक्रीय प्रक्रम के लिए सत्य हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान में रखिए इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षार है। तो देखिए दोस्तों प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षार भी क्या होता है, प्रबल क्षार ही होता है। ध्यान में रखिए प्रबल क्षार ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
सोल्डर मिश्रण है। सोल्डर जो है एक प्रकार का मिश्रण होता है। वो किस चीज़ का मिश्रण होता है? सोल्डर को हिंदी में टाँका भी बोला जाता है। जैसे कोई भी रेडियो, टेलीविज़न, ये सब के जो अंदर जैसे रिपेयरिंग का काम होता है तो उसमें सोल्डरिंग किया जाता है। वही जो सोल्डरिंग होता है या सोल्डर होता है वो किसका मिश्रण होता है, ये पूछा गया है। तो ये जो होता है टीन और लेड का होता है। लेड और टीन का मिश्रण होता है, जिसमें जो लेड होता है पीबी जो होता है वो कितना होता है, 37% होता है। पीबी 37% और एन जो होता है 63% होता है। ध्यान में रखिए। तो पीबी और लेड का होता है। दूसरा चीज़ देख लेते हैं, सीयू और एशियन मतलब क्या हो गया? कॉपर और टीन। कॉपर और टीन जो होता है ब्रॉन्ज बनाता है, BRONZ, ब्रॉन्ज बनाएगा। और Cu प्लस जो जेड है वो क्या बनाएगा? ब्रॉस बनाता है, ब्रॉस। और Pb प्लस SN जो है क्या बनाएगा? सोल्डर या टाँका, जिसको बोलते हैं टाँका। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोहे का शुद्धतम रूप है। तो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है? पिटवा लोहा। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जो है 0.12% से 0.25% तक कार्बन उपस्थित होता है, इसलिए ये लोहे का सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CuH2O4 2+ में पीला रंग अवशोषित करता है तो क्या बोला है? पूरक उत्सर्जित रंग। पूरक उत्सर्जित रंग, पूरक। अब आपको यहाँ पर पूछा गया पूरक उत्सर्जित रंग। तो पूरक रंग क्या होता है? दो रंग मिलकर जब श्वेत रंग बना लेते हैं, जब दो रंग आपस में मिलकर श्वेत रंग उत्पन्न करते हैं तो उसको पूरक रंग बोलते हैं। जैसे पीला और प्लस नीला, ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? वाइट बन जाए, वाइट बन जाता है। तो यहाँ पर क्या बोला है? पीला रंग बोला है, पीला। तो पीले का पूरक रंग कौन सा हो जाएगा? हमारा नीला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नीला हो जाएगा। इसी प्रकार जो हरा प्लस मैजेंटा मिलके भी श्वेत बनता है, इसका मतलब हरे रंग का जो पूरक रंग हो जाएगा वो मैजेंटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड, ये जो दोस्तों ये जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनते हैं, ये जो धातु होते हैं उसके सामान्य रासायनिक गुण में भी आता है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब ये होता है कि जो ऑक्साइड्स अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके पानी और लवण बनाता है, जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके पानी और लवण बनाए उसको क्या बोलते हैं? उभयधर्मी। तो इसमें जो ऑक्साइड है ZNO क्या हो जाएगा? यहाँ पर उभयधर्मी ऑक्साइड है। जैसे देख लेते हैं, ZNO जो है क्रिया करके है, किससे क्रिया करता है? जैसे 2HCl से क्रिया कर लिया तो क्या बन जाएगा? ZnCl2 प्लस H2O बन जाएगा। ये हो गया आपका HCl मतलब अम्ल से क्रिया। दूसरा चीज़ देख लेते हैं, ZnO जो है क्रिया कर लेगा 2NaOH से, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? सोडियम जिंकेट बन जाता है, Na2ZnO2 प्लस H2O। तो ये सोडियम जिंकेट बनता है। मतलब क्या हो रहा है कि दोनों क्रिया करके पानी ही बना रहा है और एक लवण बना रहा है, तो ये हो जाएगा उभयधर्मी ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वह रसायन जो ठंडा करने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो ठंडा करने के लिए या प्रशीतक के रूप में हमेशा जो यूज़ होता है वो अमोनिया होता है। द्रव अमोनिया जो है हमेशा ठंडे के लिए यूज़ होता है। जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, AC हो गया, कार की AC हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रीज हो गया, ये सब में द्रव अमोनिया का ही यूज़ किया जाता है। या फ्रियान 33 का भी यूज़ किया जाता है। ये सभी जो है अमोनिया से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCl का संयुग्मी क्षार है। तो HCl का संयुग्मी क्षार कैसे निकालेंगे? HCl देखा जाए तो इसका संयुग्मी क्षार क्या हो जाएगा? H प्लस प्लस Cl-। तो इसका जो Cl- होगा वो क्या हो जाएगा? इसका संयुग्मी क्षार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच में हरा रंग प्राप्त करने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? सबसे पहले कांच का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। XR2O इंटू YMO इंटू 6SiO2, मतलब ये सिलिका से ही बनता है, SiO2 है। तो ये इस प्रकार से ये कांच का फॉर्मूला होता है, जिसमें जो R होता है वो धातु ऑक्साइड होता है। इसके जैसे धातु क्षार मतलब धातु क्षार होता है, ये सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब। M जो होता है वो द्विसंयोजक धातु होता है, जैसे Pb, Ca, ये सब यूज़ किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे हम कॉपर में हरा रंग प्राप्त करने के लिए हमको कौन सा ऑक्साइड मिलाना पड़ेगा? तो
कॉपर के लिए हरे रंग के लिए हमको कौन सा मिलाना पड़ेगा? क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्यूप्रिक ऑक्साइड हरे रंग के लिए, हरे रंग के लिए। मैग्नीज जो है बैगनी रंग प्राप्त करने के लिए होता है। कोबाल्ट जो है नीला रंग प्राप्त करने के लिए होता है, ध्यान में रखिए ये सब चीज़ को। और क्यूप्रस जो है रेड रंग प्राप्त करने के लिए होता है, क्यूप्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह के तत्वों को चैल्कोजन कहा जाता है? चैल्कोजन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये ACF में आया हुआ क्वेश्चन भी है। तो चैल्कोजन किसको बोलते हैं? चैल्कोजन मतलब जो आसानी से अयस्क बना ले उसको बोलते हैं चैल्कोजन। इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा? ग्रुप नंबर 16 को ही क्या बोला जाता है? चैल्कोजन बोला जाता है। और इसमें कौन कौन सा होता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, ये सब जितने भी जो धातु आते हैं ये सब किस में आएंगे? ग्रुप 16 में आते हैं। तो ये सब तत्व है जो चैल्कोजन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऑक्सीकरण रखने वाला तत्व है। तो सर्वाधिक ऑक्सीकरण तत्व कौन रखते हैं दोस्तों? मैग्नीज। मैग्नीज का जो ऑक्सीकरण जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम है। तो ये एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता होता क्या है, जैसे हम देख लेंगे उसका डेफिनेशन देखते हैं कि उदासीन गैसीय जो विलगित निकाय होता है उसके संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए ध्यान में रखिए, जोड़ने के लिए जो लगने वाली ऊर्जा होती है उसको ही इलेक्ट्रॉन बंधुता बोला जाता है। अक्रिय गैसों का जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला जाता है। तो अक्रिय गैसों को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। देखिए इसका जो सही क्रम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम लास्ट वाला, क्लोरीन, फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। इसमें एक चीज़ देखते हैं कि जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु आकार क्या होता है? बढ़ता है। परमाणु आकार बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है क्या होता है? वो कम होने लगता है। इसीलिए सबसे पहले क्लोरीन आएगा, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। इसमें इन दोनों के बीच भी देखा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसका ऑप्शन देखा जाए तो पहला होना चाहिए, लेकिन पहला ना होके लास्ट वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन, फ्लोरीन का जो आकृति है वो छोटा होता है, आकार में छोटा होता है, और क्लोरीन जो है बड़ा होता है। फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन वो होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, मतलब विद्युत ऋणात्मकता होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण बल काम करता है, जिससे उसकी जो आकृति है वो उसमें से जो उसको जो है इलेक्ट्रॉन और हम दे नहीं सकते। अब जो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो इसको हम और इलेक्ट्रॉन कैसे दे सकते हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो प्रतिकर्षित हो जाएगा, और इससे आसानी से कौन इलेक्ट्रॉन ले सकता है? क्लोरीन ले सकता है। इसलिए फ्लोरीन से पहले कौन आ जाता है? क्लोरीन आ जाता है। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, और पूरे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मिक अम्ल की तुलना में एथेनोइक अम्ल का स्थायित्व कम होता है, क्यों? इसकी कारण, तो इसका जो कारण है, मेन कारण है प्लस आई इफेक्ट के कारण होता है। प्लस आई इफेक्ट मतलब होता है इंडक्टोमेरिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव। जैसे देख लीजिए, मैं बता देता हूँ, HCOOH ये क्या है? फॉर्मिक अम्ल है, और एथेनोइक अम्ल मतलब CH3CH2 और COOH। तो देखिए दोस्तों, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे उसका स्थायित्व कम हो जाएगा, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ना दे उसका स्थायित्व क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो एथेनोइक अम्ल का स्थायित्व कम क्यों होगा? क्योंकि देखिए इसमें मेथिल मूलक है, एथिल मूलक है, मतलब इसमें प्लस आई इफेक्ट, फिर दूसरा प्लस आई इफेक्ट, तो इन दोनों से क्या हो जाएगा? जो H+ है वो H+ आयन है वो आसानी से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। लेकिन इसमें कोई भी प्लस आई इफेक्ट नहीं है, इसमें प्लस आई इफेक्ट नहीं है, इसलिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा, और इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं त्याग रहा, इसका मतलब इसका जो फॉर्मिक एसिड है उसका स्थायित्व क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका जो मेन रीज़न हुआ वो क्या हुआ? प्लस आई इफेक्ट के कारण ही इसकी जो एथेनोइक अम्ल का जो स्थायित्व होता है वो क्या होता है? कम होता है। समझ में आ गया ना? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। नेक्स्ट है, आयनन ऊर्जा के बारे में गलत कथन है। तो अब मैं बता देता हूँ आयनन ऊर्जा के बारे में। जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो जो परमाणु आकार है वो बढ़ता है, और
परमाणु आकार बढ़ने से जो आयनन ऊर्जा है वो क्या होता है, कम होता है। ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, परमाणु जो आयनन ऊर्जा है वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो इसमें जो गलत कथन है वो हमको देखना है। तो आयनन ऊर्जा जो होता है 1 क्या हो जाएगा, परमाणु आकार हो जाएगा। मतलब आयनन ऊर्जा इज प्रोपोर्शनल टू 1 आकार, मतलब अनुक्रमानुपाती परमाणु आकार हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा, पहला ऑप्शन है इसमें अनुक्रमानुपाती जेड इफेक्ट, अनुक्रमानुपाती जेड इफेक्ट, अनुक्रमानुपाती परमाणु आकार। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जैसे जैसे नीचे बढ़ रहे हैं परमाणु का आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो और परमाणु आकार बढ़ने से आयनन ऊर्जा कम होता है, इसका मतलब ये अनुक्रमानुपाती वाला क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती मैग्नीट्यूड, ये भी हमारा गलत आंसर हो जाएगा। और व्युत्क्रमानुपाती परमाणु आकार का, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो जेड इफेक्ट, अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, जेड इफेक्ट के। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटेन में कितने श्रृंखला समावयवी बनते हैं या समावय होता है ब्यूटेन में। तो इसका जो आंसर है वो हमको अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होता है, क्या होगा। तो समावयवता के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो हमारा अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल ई टारगेट क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। हमारे जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि ये वीडियो है बहुत अधिक लोगों तक पहुंच सके और सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।